आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। दोस्तों, अगर आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं तो आप खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को झटका, रघुवंश ने पद छोड़ा, 5 एमएलसी ने पार्टी। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के 5 विधान परिषद सदस्य पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसके अलावा आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी पुष्टि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कर दी है। पांचों नेता अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होंगे। इस्तीफा देने वाले सभी विधान परिषद सदस्य लालू प्रसाद यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। यह सभी आरजेडी की मौजूदा वंशवाद की राजनीति और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से परेशान थे। दरअसल 7 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। आरजेडी की ओर से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। आरजेडी के पास मौजूद विधायकों की संख्या के आधार पर 9 में से 3 सीटों पर उसकी जीत पक्की है। ऐसे में तेज प्रताप यादव की भी जीत पक्की है। तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजे जाने से कई नेता नाराज हैं। इन्हीं नाराज नेताओं में 5 विधान परिषद सदस्य भी हैं जो पार्टी छोड़ने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले विधान परिषद के चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। 9 एमएलसी सीटें विधानसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर चुनी जानी है। ऐसे में एक विधान परिषद के लिए 27 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। इस तरह से 3 आरजेडी और 1 कांग्रेस के सदस्य चुना जाना तय है। विधान परिषद की जिन 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनका कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में पूरा हो गया। मंत्री अशोक चौधरी, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारून रशीद, हीरा प्रसाद बिंद, पीके शाही, सतीश कुमार, सोनेलाल मेहता, कृष्ण कुमार सिंह, राधा मोहन शर्मा और संजय प्रकाश का कार्यकाल पूरा हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए सीएम नीतीश ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। जी हां दोस्तों, नेपाल ने अपने भूभाग में गंडक, लाल बकाया और कमला नदी के तटबंधों की मरम्मत और सुरक्षा कार्य करने से बिहार के जल संसाधन विभाग की टीम को रोक दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भारत सरकार के विदेश और जल शक्ति मंत्रालयों को पत्र भेजकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। नेपाल ने अप्रैल में कोसी नदी के तटबंधों पर काम करने से रोका था। उस समय भी जल संसाधन मंत्री ने केंद्र को पत्र लिखा। उस समय केंद्र के हस्तक्षेप से काम की अनुमति मिल गई थी। राज्य सरकार ने नेपाल से आने वाली नदियों से जुड़ी 22 योजनाओं पर काम कोरोना संकट के बावजूद पूरा कर लिया है, लेकिन नई समस्या नेपाल ने खड़ी कर दी है। इसको लेकर भी विभाग के सचिव संजीव हंस ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। सोमवार को विभाग के मंत्री श्री झा ने विदेश और जल शक्ति मंत्री को भी पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। मूल समस्या गंडक बराज को लेकर है। इस बराज के 30 गेटों में 18 नेपाल के भूभाग में पड़ते हैं। नेपाल ने उन गेटों के रखरखाव पर भी रोक लगा दी है। साथ ही बिहार सरकार को उस क्षेत्र में बाढ़ के समय आपात स्थिति से निपटने के लिए सामान से ले जाने से रोक दिया है। हालांकि इस नदी से जुड़ी बाढ़ की 2 योजनाओं पर काम करने की अनुमति नेपाल ने पहले दी थी। इन दोनों योजनाओं पर काम नहीं होने से नेपाल के गाँव ही प्रभावित होते हैं, लेकिन बाद में नेपाल ने इस पर भी रोक लगा दी। इसमें एक योजना पर 75% और दूसरी पर 25% काम हो चुके हैं। उधर लाल बकाया नदी की योजनाओं को लेकर भी नेपाल ने परेशानी खड़ी कर दी है। इस नदी का 3.5 किलोमीटर बांध नेपाल से सटा हुआ है। 3 किलोमीटर का काम तो हो गया है, लेकिन 500 मीटर में बांध को दुरुस्त करने का काम नहीं हो पा रहा है। यह हिस्सा नोमैंस लैंड में है, लिहाजा नेपाल ने नोमैंस लैंड वाले हिस्से में काम करने से रोक दिया है। इसका असर पश्चिम चंपारण के क्षेत्र पर पड़ेगा। कमला नदी के भी 2 पुल नेपाल में हैं। वहां पानी का दबाव बढ़ने के कारण इंजीनियरों ने बांध की ऊंचाई बढ़ाई का निर्माण लिया है, लेकिन नेपाल ने बांध को ऊंचा करने से भी रोक दिया है। यह इलाका
इलाका जयनगर और मधुबनी क्षेत्र को प्रभावित करता है। बांध ऊंचा नहीं करने की स्थिति में अधिक पानी आने पर मधुबनी और दरभंगा जिले में तबाही मच सकती है। राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर सारी स्थिति से अवगत करा दिया है। राज्य सरकार के अनुसार अगर ये काम नहीं हुए तो दरभंगा, मधुबनी, चंपारण के साथ उत्तर बिहार के जिलों में बाढ़ की विभीषिका बढ़ सकती है। नेपाल ने समस्या खड़ी की है। कोसी तटबंधों पर काम करने की अनुमति मिल गई, लेकिन गंडक, कमला और लाल बकाया नदी के बांधों पर काम में परेशानी आ रही है। नेपाल के भूभाग में इंजीनियरों को आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। केंद्र को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा सरकार ने चीन को दिया बड़ा झटका। 2 चीनी कंपनियों के करोड़ों के टेंडर रद्द। जी हां दोस्तों, सीमा विवाद के बाद चीन की कमर तोड़ने की पुरजोर कोशिश जारी है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने भी चीन को बड़ा झटका दिया है। हिसार और यमुनानगर में चीनी कंपनियों के टेंडर को रद्द कर दिया गया है। हिसार के खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में ये टेंडर बीजिंग की एक कंपनी को मिला था, तो वहीं यमुनानगर में शंघाई की एक कंपनी टेंडर लेने में कामयाब हुई थी। हिसार जिले के खेदड़ थर्मल में 1200 मेगावाट के लिए 540 करोड़ रुपए और यमुनानगर में 600 मेगावाट के लिए 284 करोड़ रुपए के टेंडर हुए थे। लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत नए सिरे से टेंडर होगा और इसमें भारतीय कंपनियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर निविदाएं मांगी थी। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर के लिए 5 कंपनियों ने बोली लगाई, जिनमें 3 चीन की है जबकि 2 भारत की। भारतीय बोलीदाताओं में भी एक कंपनी मेसर्स EPIL चीनी फर्म से जुड़ी है, जबकि मेसर्स भेल एक अन्य विदेशी फर्म से जुड़ी है। प्रदेश सरकार ने इन निविदाओं को रद्द करने और NTPC की तर्ज पर डोमेस्टिक बिडिंग के आधार पर नए सिरे से निविदाएं जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नई बोली में केवल भारतीय कंपनियों को ही शामिल किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पतंजलि का दावा, कोरोनिल से 3 दिन में 69%, 7 दिन में 100% कोरोना मरीज रिकवर। जी हां दोस्तों, पतंजलि के बाबा रामदेव ने कोरोना पर दवा बनाने का दावा किया है। सोमवार को बाबा रामदेव ने हरिद्वार में कोरोनिल दवा की लॉन्चिंग की। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि दवा का हमने 2 ट्रायल किया था, पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी, दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। बाबा रामदेव ने कहा कि दिल्ली से लेकर कई शहरों में हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी किया। इसके तहत हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया। क्लिनिकल स्टडी के रिजल्ट में 100% मरीजों की रिकवर हुई और एक भी मौत नहीं हुई। कोरोना के सभी चरण को हम रोक पाए। दूसरे चरण में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया। बाबा रामदेव ने दावा किया कि 100 लोगों पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की स्टडी की गई। 3 दिन के अंदर 69% रोगी रिकवर हो गए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो पाए। यह इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 7 दिन के अंदर 100% रोगी रिकवर हो गए। हमारी दवाइयों का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट है। बाबा रामदेव ने कहा कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल को लेकर बहुत से अप्रूवल लेने होते हैं। इसके लिए एथिकल अप्रूवल लिया, फिर CTIR का अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन कराया गया। भले ही लोग अभी हमसे इस दावे पर प्रश्न करें, हमारे पास हर सवाल का जवाब है। हमने सभी वैज्ञानिक नियमों का पालन किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि इस दवाई को बनाने में सिर्फ देसी सामान का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मुलैठी, काढ़ा समेत कई चीजों को डाला गया है। साथ ही गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, सुरासरी का भी इस्तेमाल किया गया। आयुर्वेद से बनी इस दवाई को अगले 7 दिनों में पतंजलि के स्टोर पर मिलेगी। इसके अलावा सोमवार को एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले पुरी में 41 घंटे का शटडाउन, सभी एंट्री पॉइंट्स बंद। जी हां दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर सोमवार रात 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक पुरी में शटडाउन रहेगा। सभी एंट्री पॉइंट्स बंद रहेंगे और आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। ये शटडाउन करीब 41 घंटे रहेगा। यह जानकारी ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी असित त्रिपाठी ने दी। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के दौरान कोरोना के मद्देनजर कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुरी में रथ यात्रा से पहले हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हाईवे सहित शहर में एंट्री के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं। तीनों रथ को खींचने के लिए प्रति रथ 500 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। रथ के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रथ यात्रा दौरान पारंपरिक अनुष्ठान में भी सिर्फ जरूरी लोगों को इजाजत होगी। इनमें मंदिर कमेटी वाले पंडे, अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं। कोर्ट ने इनके भी शामिल होने की शर्त रखी है। रथ यात्रा में वही शामिल होगा जिसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी। शर्तों और अन्य मानदंडों के अनुसार रथ यात्रा के संचालन की प्राथमिक जिम्मेदारी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन समिति के प्रभारी की होगी। इसके अलावा रथ यात्रा के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित अफसर भी इसी तरह जिम्मेदार होंगे।
वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार इस प्रयास में राज्य सरकार को भी सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार उन सभी लोगों का रिकॉर्ड बनाए रखेगी जिन्हें रथ यात्रा में भाग लेने की अनुमति दी गई है और अनुष्ठान में भाग लेने वालों का मेडिकल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। बता दें कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ 23 जून को रथ यात्रा निकालने की इजाजत दी है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पूरी रथ यात्रा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थी। इन याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने 3 जजों की बेंच गठित की। इस बेंच में CJI बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में एनडीए की होगी बड़ी जीत, विपक्ष का होगा सफाया, शाहनवाज हुसैन। जी हां दोस्तों, वर्चुअल जनसंवाद में बोलते हुए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत चीन सीमा पर शहीदों ने अपनी जान देकर भारत मां का लाज रखा है। बिहार के लोगों पर हमें गर्व है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है और भारत माता के लाज को बनाए रखा है। सब जानते हैं किसने सरेंडर किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, लेकिन सभी जानते हैं कि सरेंडर आखिरकार किसने किया था। भारत माता के सपूत जवानों ने 40 से अधिक चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ दी। सभी लोग जानते हैं कि आखिरकार चीन के सामने किसने सरेंडर किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में एनडीए गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा। साथ ही नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में होगा चुनाव। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को जनसंवाद कार्यक्रम में जमुई विधानसभा के वर्चुअल रैली के संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 सीटों में से 39 सीट पर प्रचंड जीत हासिल किया, उसी प्रकार 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा, जेडीयू और लोजपा एकजुट होकर कांग्रेस राजद गठबंधन का खाता नहीं खुलने देगी। शाहनवाज हुसैन ने लद्दाख में शहीद हुए वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि जो बलिदान हमारे वीर जवानों ने दिया है उसको देश हमेशा याद रखेगा। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है। इसलिए भारत के लोग निश्चित रहें, देश की रक्षा एक मजबूत और ईमानदार व्यक्ति के हाथों में है। इनके कार्यकाल में भारत का सिर कभी भी किसी के सामने नहीं झुका है और न झुकेगा। शाहनवाज हुसैन ने बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को भी वर्चुअल रैली के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आप लोगों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया और वर्चुअल रैली ही एकमात्र माध्यम है। मेरी पहली वर्चुअल रैली का शंखनाद जमुई विधानसभा से शुरू हुआ है। देश का विकास के साथ ही इन 6 साल में जमुई में झांझा केंद्रीय विद्यालय, SFC गोदाम की क्षमता बढ़ाने, FCI रीजनल कार्यालय खोले जाने, मेडिकल कॉलेज के अलावा 500 करोड़ की लागत से झाझा सोनो बाटिया रेलवे स्टेशन की स्वीकृति एवं झाझा चकाई गिरिडीह रेल लाइन सर्वे कार्य स्वीकृति नरेंद्र मोदी कार्यकाल में होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जमुई सांसद अपने क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। जिस चिराग की जरूरत जमुई को थी वह आप लोगों को सांसद के रूप में मिल गया है। वर्चुअल रैली के माध्यम से शाहनवाज हुसैन ने भारत सरकार और बिहार सरकार के कार्यकाल की विस्तार पूर्वक चर्चा की और कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करते हुए कहा कि चुनाव कार्यकर्ता ही लड़ता है, इसलिए आप लोग एकजुट रहें। किसी भी सीट पर टिकट किसी को मिले, सभी को एकजुट होकर विपक्ष को हराने में मजबूती के साथ खड़ा रहना है। वर्चुअल रैली का आयोजन शहर के निर्मला इन होटल के सभागार में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी जमुई जिला अध्यक्ष कन्हैया कुमार सिंह ने की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से लगती सीमा पर तेज होगा सड़कों के निर्माण का काम, केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश। जी हां दोस्तों, LAC पर जारी तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चीन से लगती सीमा पर सड़कों के निर्माण का काम तेज करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सीमा प्रबंधन के सचिव संजीव कुमार ने सोमवार को एक हफ्ते में दूसरी बार वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ लगते क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर जारी परियोजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में चीन से लगती सीमा के साथ सड़कों के निर्माण के काम में तेजी लाने का फैसला किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि बैठक में भारत चीन सीमा पर 32 सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई और काम में तेजी लाने और जल्द से जल्द परियोजनाओं को पूरा करने का फैसला लिया गया। मंत्रालय में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सड़क संगठन, ITBP और CPWD के अधिकारियों ने भाग लिया।
सूत्रों ने बताया कि लद्दाख क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा 3 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण का काम चल रहा है। बैठक में परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा करने का फैसला लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि लद्दाख क्षेत्र में जिन 3 सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है उन्हें समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि BRO को इसके लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वे तत्काल मुहैया कराई जाएंगी। ऐसे समय जब पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी जारी है, इस बैठक में लिए गए फैसले बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस फैसले की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि LAC पर भारत की ओर संचालित इन परियोजनाओं पर चीन आपत्ति जता रहा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि चीन चाहे जितनी भी गीदड़ भभकी क्यों न दे, LAC पर सड़कों के निर्माण का काम लगातार जारी रहेगा। सरकार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि किसी भी सूरत में LAC पर सड़कें बनाने का काम नहीं रोका जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।